चिराग नर्सरी स्कूल के प्रांगण में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ में हार्दिक जोहार है, हार्दिक स्वागत करते हैं हम हमारे नए नवनियुक्त यूपीएससी क्वालिफाई किए हुए रितेश कुमार जी का। आप उनके पिताजी हुए और आप उनकी छोटी बहन हुई। यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है हिंदुस्तान में, इससे टॉप का एग्जाम नहीं होता। उस परीक्षा को, उस एग्जाम को अगर क्रैश किया है इन्होंने, तो हम इनके साथ साथ इनके परिवार वालों को दिल से नमन करते हैं। ये एक समय में ऐसा एग्जाम था, हम लोग भी पढ़ाई पढ़े हैं, एक समय में ऐसा एग्जाम था कि हम लोग इसके बारे में फॉर्म तक के भरने के बारे में नहीं सोचते थे। हम लोगों के समय में बहुत ज्यादा पढ़ लिए मास्टर, उससे ज्यादा पढ़ लिए इंजीनियर, उससे ज्यादा थोड़ा सा पढ़ लिए तो डॉक्टर। सर्विस कमीशन का एग्जाम को क्वालिफाई करना या उस एग्जाम में कंप्लीट करना, अभी जो नई पीढ़ी में एक जोश आया है, ये देख के काफी अच्छा लगता है। और क्रैश करना, सफलता हासिल करना, ये एक काफी खुश करने वाली चीज है कि अब हम लोगों के भी यहां से लोग कुछ ऊंचा सोच रहे हैं। उसमें रिजल्ट सामने है। और भी एक सिल्ली के पिछले साल जालान परिवार से आए थे, लेकिन जो तबके का परिवार, जिस स्टैंडर्ड का परिवार इनका है, वो एक विचारणीय है। इसमें ना तो पैसा, ना तो पावर और ना तो घर परिवार मायने नहीं रखता है। मायने अगर रखता है तो वो है एक ही चीज, मोटिवेशन, जज्बा, हिम्मत और धैर्य। वो जिस दिन आपका टूटेगा, वो जिस दिन आपका कमजोर होगा, आप एक एक सीढ़ी नीचे आने का लाइन में आ जाइएगा। उसको खाली आपको कायम रखना है। बात बाकी तो माँ पिताजी, घर वाले, दोस्तों का सपोर्ट हमेशा रहा है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलने के लिए तो ये है, हम सबसे पहले हमारे सर धीरेन्द्र सर हैं, इनको बुलाएंगे, इनको स्वागत करेंगे। ये सारा कार्यक्रम 2 फेज में होगा। एक इनका स्वागत, दूसरा सर कुछ बोलेंगे, उसके बाद अपना जो भी है, कैसे पहुंचे इतने दूर तक, किस सोच के साथ, क्या मोटिवेशन था, किन लोगों का प्रोत्साहन हुआ, वो बताएंगे। उसके बाद सेकंड फेज जो होगा वो डायरेक्ट डिबेट होगा। आप कल को एग्जाम दीजिएगा, आपके मन में बहुत तरह की क्वेश्चन होंगे कि ये जो एग्जाम पास किए, किस तरीके से, किस ट्रिक से पास किए। कुछ ट्रिक आप लोगों को देंगे। आपके मन में जो भी शंका होगी वो आप इनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ये आज आपके सामने है, मार्गदर्शन आप लोग करेंगे। ठीक है सर? सर स्वागत करते हैं, माला पहना के आपके पिताजी को भी। पिताजी को सर, नारायण सर, नारायण सर। और इसके बाद हम कार्यक्रम के तो करने के लिए सब कोई सोचते हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी कुछ लोगों की हिस्सेदारी होती है, जो लोग अहम रोल निभाते हैं।
जैसे अगर ये बिल्डिंग खड़ी है तो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, लेकिन मेन रोल जो इसका नीचे नींव का ईंट है वो आपको नहीं दिख रहा है। हम उनका नाम ले रहे हैं। इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे कामेश्वर भैया बहुत आए थे, हम उनका नाम लेंगे कि वो आए। अब हम चाहेंगे कि सर हमारे साथ हैं, 2 शब्द ये बोलें, इसके बाद रितेश जी बोलेंगे, उसके बाद हम लोग का सीधा डायरेक्ट डिबेट होगा। जो जो लोग कैंडिडेट होंगे उन लोगों को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, बैठिए बैठिए, ठीक प्लीज। हेलो, सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि रितेश कुमार जी, उनके पिताजी लक्ष्मण महतो जी, उनकी छोटी बहन और हमारे शिक्षक वृंद, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, छात्र, सभी को इस बगिया में, चिराग में हार्दिक स्वागत। आज मुझे सर ने अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमारे समक्ष एक हमारे गर्व बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी लगी कि जैसे सिविल सेवा परीक्षा 2021 में टोटल उत्तीर्ण हुए 685, 685 में मेल हुए 508 और फीमेल 177। वो 508 में हम लोग का रितेश एक इतिहास रचा है। मैं उनको, उनके परिवार को, उनके माता पिता को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं कि ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है। अधिकांश जो सफल इस परीक्षा में अधिकांश सफल अभ्यर्थी जो भी हैं अभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। मैक्सिमम जो सफल हुआ है, कोई इंजीनियर है, कोई डिप्लोमा है, कोई इंजीनियरिंग करके वैसे को सिलेक्शन हुआ है। इस बार हर वर्ष सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह 3 चरणों में होती है, विशेषकर बच्चों से यह 3 चरणों में होती है, जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, ये सभी यूपीएससी का परीक्षा कंडक्ट करती है। मुझे सुखद आश्चर्य है कि इसका श्रेय उन सभी के लिए होता है जो रितेश कुमार का 541वां रैंक, 541 रैंक लाकर हमारे गांव का, हमारे पंचायत का, हमारे प्रखंड का, हमारे जिले का और हमारे राज्य का, साथ साथ हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैं लक्ष्मण जी को, इनकी मां, रितेश की मां श्रीमती बिरुजा देवी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। यद्यपि इनकी मां नहीं आई है, तो आज जिन्होंने कहता है रितेश बाबू असफलता सफलता की कुंजी है, इन्होंने 2 बार ट्राई किया, तीसरी बार में इनका सफलता है, यानी फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। तो मेरे डियर चिल्ड्रन, स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ पार्टिसिपेंट मेरे हैं, मैं आपसे भी यही कहता हूँ, निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। एक नहीं कहता है, यानी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर जरूर खड़े होंगे, सफलता जरूर मिलेगी, जिस तरह रितेश जी को मिला। आज रितेश कुमार जो तीसरे प्रयास से आज इस मुकाम पर हासिल कर लिया है तथा कामयाबी की शिखर को छू लिया है। रितेश के लिए स्पेशल कि
न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये रितेश का कहना है, मेरा नहीं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने दूसरों से ने खुद से वादा किया है। इन्हीं केस से आप सबको भी वादा करना होगा कि हमको सक्सेस होना है तो सक्सेस होना है। लेकिन कभी कभी इन लोग का देखिए, मैं रितेश बाबू को ये करना चाहता हूं, बाबू रितेश आप शून्य की तरह बनो, शून्य की तरह बनो। जैसे शून्य तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है ना तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे एक के दाहिने 10 फिर जो इस तरह उसका, इसी तरह आपको भी यही कहेंगे कि आप अकेले हैं, और भी आपके जो भाई बहन हैं उन लोग को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दीजिए। आप किस तरह तैयारी किए, कैसे किए, ये जो है आपका गाइडलाइन जरूरी है। तो और मेरा अनुभव जैसे कहता है, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए, मेहनत यदि आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर मेहनत आदत बन जाता, मेहनत को आदत बनाओ तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। शुरू से ही समाज में भी रहकर लोगों की कुछ करने की इच्छा रही है आपकी, समाज में रहकर, है ना। ये मैंने पेपर में पढ़ा था कि इनका सोच है जैसे कि समाज में रहकर हम कुछ करेंगे। हमें आपका जो भी इच्छा है ये जरूर हो। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करना था, आज इनका सारा श्री पिता श्री लक्ष्मण महतो एएसआई सेवानिवृत्त तथा मां श्रीमती बिरजा देवी गृहिणी को हिम्मत दी है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। डियर रितेश, यू आर नेवर अलोन, व्हेन यू अकॉम्पॉइंट विथ नोबल थॉट। आपका जो नोबल थॉट है ये वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, देश आज कहा जाता है कि देश में जो है शासन पीएम, सीएम और डीएम ये चलाता है, लेकिन कभी कभी हमको दुख लगता है एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर जो है एक साधारण सा ठेपा छाप मंत्री के सामने भी कभी कभी नतमस्तक हो जाता है, उसका सलूट बांधना पड़ता है। ये हमको दुख लगता है, ये दुख लगता है। राजनीति अलग जगह है, लेकिन आप अपने कभी भी हम आपको यही कहेंगे, इन ऐसे कभी नौबत नहीं आवे कि किसी के सामने गिराना पड़े, ठीक है। तो विशेष और बोलने का समय नहीं है, मैं आज क्या बोलूं। मैं बाबू रितेश से ही कहना चाहूँगा कि मेरा भी घर सामने ही है, पहुँचो टुटकिनवाड़ी, एक ही पोस्ट ऑफिस से बिलोंग करते हैं हम। आप हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को थोड़ा सा आप गाइडलाइन दीजिए कि किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक सर फॉर सच एन हम्बलिंग वर्ड्स। मेरा नाम रितेश है एंड बेसिकली मैंने एजुकेशन अपना मूरी में कंप्लीट किया है टिल क्लास 10। आफ्टर दैट आई वाज मोस्टली लिविंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन फॉर द पास्ट 12 ईयर। सो दिस बार मेरा रैंक 541 आया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सर्विस दिस टाइम। सो आफ्टर दैट आई वांट टू थैंक दिनेश सर ऑल्सो फॉर कॉलिंग मी, इन्वाइटिंग मी हियर, एंड फिर कामेश्वर भैया को भी जो मुझे उन्होंने काफ़ी इंस्पायर करा यहाँ आने को, एंड सच एन हम्बलिंग पीपल राइट हियर। सो थैंक यू वंस अगेन। इस जर्नी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। इसके पहले भी मैंने 2 बार इंटरव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरे इंटरव्यू में थोड़े कम स्कोर थे, उसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। देन सेकेंड टाइम मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, दे माइट अंडरस्टैंड कि
हमारे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। हाँ, तो उस पर मेरा अच्छा स्कोर नहीं था, हालांकि मेरा इंटरव्यू में स्कोर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गया था, बट बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इनटू द फाइनल लिस्ट। सो 24th लास्ट ईयर ही रिजल्ट आया था और हमारे पास 10-12 दिन थे प्रीलिम्स को पढ़ने के लिए, एंड आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी, लाइक कि 15 दिन में प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा। सो उस टाइम मेरे को एक चीज़ याद आया कि इन सारी चीज़ से फाइट करने का एक ही वे है, देयर इज़ ओनली वन वे। और लाइक कि मैं अगर 8-10 घंटा डेली पढ़ता हूँ तो मैं सारे चीज़ को ऑटोमेटिकली भूल जाऊँगा, हो क्या रहा है क्या नहीं। सो आई गेव माई बेस्ट फॉर द लास्ट 15 days एंड लकीली आई क्लियर फॉर द प्रीलिम्स। देन आई डिसाइडेड कि अब जो भी चीज़ होगा आई विल वर्क वेरी हार्ड फॉर द नेक्स्ट 3 months। और फिर मैंने मेंस भी अच्छा दिया, एंड उस मोमेंट मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि आई एम गेटिंग थ्रू द फाइनल लिस्ट। उसके बाद मैंने कभी पेपर उठाया भी नहीं था दोबारा। मैंने मेंस के 9 पेपर होते हैं हमारे, मैंने पेपर कभी दोबारा उठाया भी नहीं था 17 जनवरी के बाद। जिस दिन रिजल्ट आया था इंटरव्यू का, मैंने अपना रोल नंबर, यहाँ तक कि मैंने स्क्रॉल भी नहीं किया था, मैंने अपना रोल नंबर कंट्रोल ऐप किया डायरेक्टली और सर्च कर लिया था, मेरे को मिल गया था, मेरे को पता था कि मिल जाएगा। एंड देन आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आई विल गेट थ्रू दिस। लकीली बेसिकली आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अंडर 200 रैंक, एंड थोड़ा हो जाता है बट इट्स फाइन। सो ये मेरा जर्नी रहा है सिविल सर्विस में, लाइक प्रिपरेशन इन सिविल सर्विस, दिस इज़ माई जर्नी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से दैट कि दिस एग्ज़ाम के लिए आपको हाईली फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में स्पेशली रूरल एरिया में आपको रिसोर्सेज का कमी नहीं है। आफ्टर डिजिटल रिवोल्यूशन जब से हुआ है उसके बाद आप ये देखोगे कि स्पेशली इन द रूरल एरिया देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप घर बैठ के सब चीज़ पढ़ सकते हो। और इसका इम्पैक्ट दिख रहा है आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे लाइक दोज हु हैव क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन आज की डेट में वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। दे विल से कि 50 to 60% उनका प्रिपरेशन लाइक ऑनलाइन मोड में रहा है। मेरे केस में भी सेम था, मैंने कोचिंग वगैरह कुछ नहीं करा था, मेरे केस में भी सेम था कि मैंने क्योंकि सारा रिसोर्सेज मिलता था एंड लकीली आई वाज लिविंग इन दिल्ली एनसीआर, तो मेरे को वो एक्सपोजर था और वहाँ सब चीज़ मेरे को बहुत इजीली मिल जाता था सामने। अगर जितने कोई प्रिपेयर कर रहे होंगे उन्होंने सुना होगा ओल्ड राजेंद्र नगर, सामने ही काफ़ी, तो हमें बुक्स मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है, हम इजीली अपडेटेड रहते हैं, टॉपर्स का टॉक इजीली अटेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता था, तो मैं कहीं ना कहीं हमेशा से उस पर आता था। और इसकी वजह से ये भी एक रीज़न है कि बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज एबल टू गेट टिल द इंटरव्यू स्टेज इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। और सेकंड चीज़ है कि मैंने देखा है कि बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। दे स्टडी फॉर 10 hours, 12 hours, 14 hours। हार्ड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट उसके साथ दूसरा फैक्टर आता है स्मार्ट वर्क, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 14 hours पढ़ लो, 15 hours पढ़ लो, 10 hours पढ़ लो, वो मैटर नहीं करेगा अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हो। व्हेन आई से स्मार्ट वर्क, इसका मतलब होता है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लो कि सिलेबस में है क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा ले रहे हो 20-30 ईयर्स का, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, आपको एक पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, आप एलिमिनेट करते हो। तो बेसिकली मैं इस सेशन में यही करूँगा कि मैं ज़्यादा, क्योंकि आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, वो आपको हर जगह मिल जाएगा, कैसे करके करना है ये आपको हर जगह मिल जाएगा, क्या नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको ना बर्नआउट नहीं करना है अपने आप को। ऑन डेली बेसिस आप पढ़ाई करो 10 hours, 12 hours, 8 hours, जितना भी आपकी कैपेबिलिटीज़ है और आप जैसे एसिमुलेट कर पा रहे हो चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। बट अपने आप को कभी भी बर्नआउट फील मत करने देना। ब्रेक लिया करो, 3 घंटा 4 घंटा के बाद 1 घंटा ब्रेक लिया करो। सैटरडे के बाद संडे को एक ब्रेक लिया करो, एक हॉबी डेवलप कर लिया करो, कुछ एक पर्टिकुलर हॉबी डेवलप। मेरे केस में जैसे फुटबॉल है, आई एम वेरी गुड इन फुटबॉल। सो मेरे केस में था कि मैं हॉबी मेरा फुटबॉल था। आई लाइक कि मेरा मेंस भी रहता था, तो मैं 12 बजे रात को मेरे को मैच देख के जाना होता था। 12-15 मैच आता था, मैं मैच देखूंगा तब जाके मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा। इंटरव्यू के दिन अभी भी मेरे को याद है, अभी रिसेंटली इंटरव्यू था और इंग्लिश प्रीमियर लीग था, वो कल्मिनेट कर रहा था, उसका फाइनल मैच था और मेरे को पता था कि मैंने हॉबी डाला हुआ है तो मेरे से बहुत सारे इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं 1 बजे रात तक मैच देखा, रिसर्च किया, दूसरा दिन वहाँ गया और जो मैंने किया था पिन पॉइंट एटलीस्ट मेरे से 7-8 मिनट्स उसी पे बात हुआ था, बस उसी पे बात हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ है, आपको एक हॉबी आप डेवलप कर लो ताकि आप उसे बर्नआउट फील ना करो। एंड थर्ड जो मैं बोलूँगा कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स हो गए हैं, आपके पेरेंट्स हो गए हैं, आपके रिलेटिव्स हो गए, ट्राई टू टॉक विद देम। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में।
लाइक कि आपको सब चीज़ छूट जाता है धीरे धीरे, आपके पास टाइम नहीं होता है कुछ चीज़ करने के लिए, आपको आपके कमिटमेंट्स बहुत कम हो जाते हैं, आपके बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं, देन आप यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर। मेरे केस में मैं इंटरव्यू के टाइम एटलीस्ट 4 न्यूज़पेपर पढ़ता था, मेंस के टाइम में एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था। सो और उसके भी अलग अलग तरीक़ा से पढ़ना होता था। इंटरव्यू में आपको न्यूज़ पढ़ना होता है, मेंस में आपको एडिटोरियल पढ़ना होता है, तो फिर सब चीज़ होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसी में टाइम देना होता है। तो इसलिए आप कुछ अपने फ्रेंड्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर, उनके कांस्टेंट टच में रहा करें, उनसे रेगुलरली आप एडवाइस लिया करें, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ट्राई टू शेयर विद देम, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी भी इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व है। एंड वन थिंग दैट विल कीप यू मोटिवेटेड इज़ रिमेन फोकस्ड टू योर गोल। आप अपने गोल पे जितना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, आप उसको उतना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। एंड फोर्थ थिंग जो मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा से अपना बेस्ट देना चाहिए। आप अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, कल ही प्रीलिम्स है आई गेस, ठीक है, जो अपेयर कर रहे हो कल ही प्रीलिम्स है, ठीक है, तो कल प्रीलिम्स है, उसमें आपको अपेयर करने के लिए आपको बेस्ट देना पड़ेगा। जिस दिन आप एग्जाम हॉल से निकलते हो ना, तो आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इससे बेटर मैं कर नहीं सकता था या कर नहीं सकती थी। द मोमेंट आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा ना, तो आप क्या हो जाएगा, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आपको अपने पोटेंशियल्स पता चल जाएगा, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पता चल जाएगा, और आपको वीकनेस पता चल जाएगा कि आपका वीकनेस क्या है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस एरिया पे काम नहीं कर पा रही हूँ एट प्रेजेंट, या काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप बहुत ही फोकस्ड होकर उस एरिया पे काम कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो मैं बेसिक चीज़ों का ही बात करूँगा कि जैसे यूपीएससी कुछ चीज़ों को ही ध्यान रखते हैं, आप कितने ऑनेस्टी हो, आप एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक हैबिट इनकलकेट करना चाहिए, हमेशा से आप एक ऐसा हैबिट डाल लें कि आप हमेशा से नया चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, कि इस चेयर का साइज़ कितना है, उस चेयर का साइज़ क्यों इतना है, इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये चेयर आगे क्यों है, वो चेयर पीछे क्यों है, ज़्यादा हाइट वाले पीछे क्यों रहते हैं, कम हाइट वाले आगे क्यों रहते हैं। सो लाइक दिस वे आप एक क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा हर एक जगह पे आपको एक क्यूरियोसिटी डेवलप करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इज एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको हर एक पोजीशन में आपको नया चीज़ सीखने का, ठीक है, एक आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए हमेशा से कुछ ना कुछ न्यू चीज़ सीखने का, कहीं से भी कुछ ना कुछ नया। तो एक बार जब ये आपका हैबिट हो जाएगा ना, जब आपका एक हैबिट बन जाएगा, आप जब इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, देयर इज़ अ वेरी गुड सेइंग कि आप 21 डेज से कुछ भी चीज़ को करते हो ना, लाइक इफ समवन इज स्मोकिंग and if he is quitting smoking for 21 days, then there is a high probability that 20 दिन के बाद क्या होगा कि वो छोड़ देगा, स्मोकिंग भी छोड़ देगा। इसके रूल्स है, एटॉमिक हैबिट करके एक बुक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यू मस्ट रीड दैट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाइक दी हाउ दी ही टॉक कि आप 1% भी आप डेली इंप्रूव करते हो, तो आप 365 करके इंप्रूव कैसे करोगे, 0.01 टू द पावर 1 करके भी आप करोगे, 365 से उसको करोगे, तो आप ऐसे करके उस पर आप देखोगे ऐसे करके, तो आप 1% भी अपने आप को इंप्रूव करते हो ना डेली बेसिस में, और आप उसको इवेलुएट कर पा रहे हो कि लास्ट में आप क्या थे, आज क्या हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ आप कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट से आपको ऑटोमेटिकली हेड स्टार्ट मिल जाता है। 7 लाख के राउंड अपीयर करते हैं प्रीलिम्स में, आपको देख के डर लग जाएगा। प्रीलिम्स हॉल में आप घुसोगे ना, आपको देख के डर लग जाएगा, ठीक है। इतने सारे एस्पिरेंट है, उसमें से 9000 का होता है मेंस, ठीक है। अब मेंस में आपको 9 पेपर्स देने हैं, ठीक है। 7 आपका 5 GS है, एंड देन 2 ऑप्शनल और 2 आपका लैंग्वेज है। सो लाइक 2-7 एक दिन में आपको 2 पेपर देना है, 9 to 12 2 to 5, 9 to 12 2 to 5, एंड देन आपको मोर देन 60 पेजेस लिखना होता है, बिल्कुल हाथ खराब हो जाता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का बिल्कुल आदत आप बाकी सारे लोगों से ऑटोमेटिकली हेड स्टार्ट ले लोगे, कुछ चीज़ों को अगर आप कल्टिवेट कर लेते हो तो। सो आई वुड लाइक टू से ओनली दिस थिंग्स ओनली, बाकी तो आप लोग से मेरे को पता चल जाएगा इंटरेक्शन के बाद। सो लाइक लेट्स मेक इट एन इंटरेक्टिव सेशन एंड सी what will be outcome of the session. Once again, I want to say thank you to the school administration for inviting me. Mic दे दीजिए उनको। हेलो। नेक्स्ट सेशन हम लोग का यही था कि कुछ कैंडिडेट आए हुए हैं बाहर से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो जो लोग हैं थोड़ा सा वो हाथ उठा दें, एग्ज़ाम देने वाले वैसे, और भी सर्विस कमीशन से कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले तैयारी कर रहे हैं। सब पूछ सकते हैं, anyone can ask the question, open to all. कोई भी अगर मन के अंदर कोई Any kind of question you guys can ask me. किसी को कुछ पूछना? Good evening. Good evening. Myself Jyotsna. I would like to ask you one thing, that it is very easy to prepare when you
you are not employed. What about people who are already employed in some kind of jobs and they want to try out, or rather they want to change their job profile? How would you like to suggest in a way in which they can maintain their employment time as well as managing the subjects, especially the optional ones? So for this, I would say that it is not difficult for those people who are employed. Like there are a lot of candidates who are coming into the service by giving some kind of job. But one thing that I will say that it depends upon the kind of commitment that you are giving to the organization, like 8 hours, 10 hours, 6 hours, how many hours you are working for the particular company or the organization. So based on that, you can make a very strong plan, like 4 to 5 hours of study per day. Then you can utilize the weekends, like Saturday and the Sunday. That will become very productive. Like in Saturday, Sunday, you can easily study for 14, 15 hours. And when it comes to the optional subject, it depends like how good command that you have in the optional subject. Like if you have very good interest in your graduation subject and you have a very good command over that subject, you have a very good aptitude with it, just stick to it, purchase some notes and look into the previous year questions, then half of the job will be done. What was your optional? Basically my optional for all attempt is public administration. Any kind of shortcut methods to tackle with the minimum syllabus with the maximum questions? Because this is a problem which every student faces. The entire syllabus cannot be covered. And entire books which a person should be reading through or should be going through cannot be tackled by any student. There is a method, rather there is a crack method which every student like you who have succeeded in exam, you must be having some kind of crack method. That basically you need to study only this much from a subject which is sure shot. And there is an elimination in mind going on that we should eliminate this because the probability of questions coming from this part of section is very low. So will you advise in that section? Yeah, definitely. For this, there is only one thumb rule, that is previous year questions. Try to understand all those questions. It's not about just solving those questions. Try to understand the philosophy behind every question. There is a philosophy underlying each question, so that why they are asking this kind of questions. Then you will find that from a particular subject, let's say polity. Each year they are asking around 20 questions. So they will ask around 40 marks. From environment they are asking a large chunk of questions. Like from modern history, which is highly doable, factor based, they are asking a lot of questions. So you can prioritize different areas like quality, environment, economics, modern history. This covers a large chunk of questions. Then there are current affairs. You can go through those current affairs. And what I would suggest that you can go through previous year questions, but I personally believe that there is no shortcut. First of all, you need to understand the basic concepts. Once you have good understanding and a good command over those concepts, then things will become very easy for you, and then you will try to understand that what are the different shortcuts. Once your foundation is very good, then there is a high probability that you will definitely find a shortcut. Otherwise, like you will just fumble around and you will juggle around across different things, and in those areas you will waste a lot of time. Thank you. Welcome. पहले अपना परिचय दे लीजिएगा. Myself Shruti Singh. First of all, I want to congratulate you Thank for you. your achievements. And मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली जाना जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ये मिथ है जाने के लिए. हाँ, आपको इंटरव्यू के लिए तो जाना पड़ेगा, बट आपको जाने की जरूरत नहीं है. आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है. आप बहुत सारे वेबसाइट्स में अवेलेबल है. आज की डेट में कुरियर आ जाता है, ठीक है. आप एक बार नेट पे सर्च करोगे ना, इफ़ यू आर सर्चिंग टेस्ट सीरीज ऑल्सो, सो they can easily provide you. Last time I appeared for mains, prelims and interview from रांची. मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी दिया था रांची से ही. मुझे टेस्ट आता था, मैं उसे डाउनलोड करता था एंड देन मैं 3 आवर्स फ्लाइट मोड में फ़ोन को लगाता था, स्टॉप वॉच में 3 आवर में मेरा कंप्लीट होना था पेपर. सो आपको स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट में आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर करना पड़ेगा. आइदर यू आर स्टडिंग इन दिल्ली और इन सम अदर सिटीज़ और इन द रूरल एरिया. आपको अपने आप के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है. अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो और आप डिस्ट्रक्टेड हो, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो और आप काफ़ी दूसरे एरिया में आप फोकस कर रहे हो, इन दैट केस आप दिल्ली में रहो या फिर दूसरे सिटीज़ में रहो. और मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो
क्लियर दिस एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ देम, या फिर जो जिन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू में अपीयर किया था, मोस्ट ऑफ देम, जहाँ पर प्राइम लोकेशन है, जहाँ कोचिंग होता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। वो कोई नहीं रहते हैं, वो दूर रहते हैं, हमेशा से दूर रहते हैं उससे। वो कभी मंथ में एक बार चले जाएंगे, या फिर कभी बोर हो रहे हैं तो टाइम पास करने के लिए वहाँ चले जाएंगे आराम से। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस फोकस रहो, मोटिवेटेड रहो, और ट्राई टू वॉच सम गुड वीडियोस जहाँ से आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। एक्चुअली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लोग यही करते रहते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आप इसी में करते रहते जाते हो। अगर आप एक करंट अफेयर्स का भी देख रहे हो तो आज की डेट में लाइक कि मोर देन 100-200 वीडियोस बनते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको बस एक ही वीडियो को देखना है। अगर आपको एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको एक ही बुक पढ़ना है। अगर आपको मैं अपना टेबल दिखा दूँ ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ। मेरे टेबल में एक भी बुक नहीं रहते हैं, मेरे रूम में बुक नहीं मिलेंगे 2-4, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक बुक चाहिए, बस मुझे एक बुक चाहिए। मैं इसे 15 बार पढ़ चुका हूँ मैं उसे, और मुझे पता है कि इस एरिया से अगर आता है चीज़ों को तो मैं इजीली इसको कर लूँगा। और कुछ भी, कोई भी, आप एक बार एक किताब को पढ़ते हो, ठीक है, फिर आप दूसरे किताब में शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ नया चीज़ पड़ता है, उसका राइटर की कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव होते हैं। उसके थॉट प्रोसेस को आप उतना जल्दी एसिमुलेट नहीं कर पाते। फिर इधर के थॉट प्रोसेस, आप यहाँ के राइटर का थॉट प्रोसेस, दोनों बिल्कुल ही एक अलग सा हो जाता है। इट्स लाइक ए सैंडविच, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होता है कि आप स्टिक करें, एक सोर्स पे स्टिक करें। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर बुक है, स्पेक्ट्रम लेट से, तो आप उसको 10 टाइम्स पढ़े, आपको लगता होगा बोरिंग। आप जब उसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको गिव अप करना लगेगा कि अरे क्या है, मेरे से नहीं होगा। जब उसको सेकंड टाइम पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। थर्ड टाइम पढ़ते हो तो और समझ में आएगा, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगा। फोर्थ फिफ्थ पढ़ते हो तो आपको और काफ़ी मैच्योरिटी आने लगेगा। जब उसको आप बार बार करते हो, उसकी आप समरी करने लगते हो, आप उसके खुद नोट्स बनाते हो, तो आपके उस टाइप में क्या होता है कि आप एक एक्सपर्टीज आपको मिल जाता है। अब उस एरिया से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं, क्योंकि बहुत ही हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। आज की डेट में सिलेबस कन्फाइंड ही नहीं है, तो आपके लिए एक बेसिक है कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बेसिक पॉपुलर बुक आता है, आप उसे पढ़ रहे हो। पॉलिटी का जैसे लक्ष्मीकांत आता है, एम लक्ष्मीकांत, आई थिंक एटलीस्ट मैंने 12 टाइम्स पढ़ा हुआ उस किताब को। 1000 से ज़्यादा पेजेस है। मेरे को लाइन टू लाइन आज भी मैंने नहीं पढ़ा, आज भी मेरे को पता है उस चीज़ को। मैं उसे एक बार देख लूँगा, फिर मेरे को सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ही किताब को आप बार बार पढ़ो। आप एक वीडियो देख लो किसी का भी, 2-4 स्ट्रेटजी का देख लो, उसमें से आप क्या कर लो, होता है वेन डायग्राम, पता है ना आपको, एक डायग्राम इधर, एक डायग्राम उसमें, बीच से आप सबसेट निकाल ले रहे हो, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है उसको निकाल लो, आप उससे पे स्टिक करो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। और मोटिवेटेड कैसे रहना है लॉन्ग टाइम के लिए? वैसे मेरे साथ होता है कि हम थोड़े दिन करते हैं, उसके बाद फिर लगता है कि नहीं अब थोड़ा मतलब ईजी कर लेते हैं। बेसिकली मोटिवेशन का ना एक क्लासिकल डेफिनेशन है। इट हैज़ 3 कंपोनेंट। द फर्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ ए नीड, amount of effort that you are going to put and the rewards associated with. So you must understand कि आपकी need क्या है, deficiencies क्या है, ठीक है ना। Based on that you can appear for the examination. The like how much efforts that are you are going to put for that to fulfill your need. That is very important part. And third is reward. The service provide a very good reward. Like you can work in a very diverse area. बहुत diverse area में काम करने का मौका मिलता है। आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो, आप एक गरीब का एक मनरेगा का आप वेजेस कंप्लीट करते हो, उसके लिए कार्ड बनाते हो, आप बिजनेस के लिए फैसिलिटेशंस करते हो, ठीक है, आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करते हो। तो आपके पास हमेशा से कुछ ना कुछ नया करने के लिए रहता है, ठीक है। आज से 20-30 ईयर्स पहले टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी, बट अब क्या हुआ है, बट अब क्या है कि अब टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, तो गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजीज को बहुत यूज़ कर रहे हैं। लाइक कि आप देखते हो कि आधार देख रहे हो, आधार के बिना ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता है आजकल। मोबाइल आप कनेक्शन भी लेने जाओ तो आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आपके पास काम करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप बहुत सारे एरिया में काम कर सकते हो, बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट ला सकते हो। इमेजिन आप जैसे मेरा ये एरिया हो गया, यहाँ पर 24/7 आप बिजली दे रहे हो, आप यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हो, जहाँ लोग बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हैं, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। एक गरीब आदमी आपके पास आता है, उसको आप टाइमली सैलरीज आपको उसके जो मतलब कि जो भी इंटाइटलमेंट्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको, उसके लिए जो भी PDS में है आपका टाइमली आपको लीकेजेस नहीं हो रहा है, आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है आपके लिए सेटिस्फैक्शन। सो आई वुड से दैट यू मस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड एंड टेक दिस एज ए मोटिवेशन। और एक जो इन्वायरमेंट होता है, हाँ बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। और एक इन्वायरमेंट होता है मतलब UPSC के लिए कि सारे को मतलब हेल्प भी चाहिए। वैसे मतलब आता नहीं है जल्दी किसी के पास, जैसे होता है ना कि हेल्प का भावना होता है, तो
ऐसा तो नहीं होता है, तो उसके लिए तो इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार बस आप प्रिपेयर करते रहो, अभी आपको धीरे धीरे सारा चीज़ डेवलप हो जाएगा और सब सारा आप अच्छा से काम करोगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Anyone can ask question, कुछ भी। It's not just related to UPSC। आप कुछ भी, आप गुरबानी में पूछ सकते हैं। I know गुरबानी वेरी वेल। हेलो सर, हेलो माय नेम इज जनक। हेलो हेलो। हम ये पूछ रहे थे कि प्रिपरेशन के दौरान 8-9 घंटा डेली स्टडी करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आता है, उस नेगेटिविटी को अवॉइड कैसे करना है? उसके लिए मैंने बोला था आपको एक हॉबी डेवलप करना पड़ेगा। बहुत इजी है। आप कुछ भी एक हॉबी आपका, आपको पसंद क्या है पढ़ने के अलावा? डांस। डांस, तो आप डांस कर सकते हो, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो। डांस पसंद है आपको, म्यूजिक भी पसंद होगा, तो आप 1-2 घंटा ऐसे आपको स्ट्रेस रिलीज करना है। बेसिक हॉबी का मतलब क्या होता है? व्हाट द थिंग्स दैट यू डू इन योर फ्री टाइम, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो आप डांस कर सकते हो, ठीक है, आप गाना म्यूजिक सुन सकते हो। हर कोई के पास कुछ ना कुछ एक हॉबी होता है। आप उन सारी चीज़, इसके अलावा आप अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर सकते हो, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत चला सकते हो। और सर जैसे कि झारखंड जैसा जगह पे, जहाँ पे मतलब इस साल 29 बच्चे क्लियर किए, और दिल्ली एक ऐसा जगह जहाँ पे एक कॉलेज में इससे ज़्यादा बच्चे क्लियर करते हैं यूपीएससी जैसे का, तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? एनवायरनमेंट या फिर और क्या हो सकता है इसमें? आई थिंक मोस्टली एक्सपोजर, लोगों को वहाँ काफ़ी एक्सपोजर है। हमारे एरिया यहाँ पे लोगों को उतना पता नहीं है सर्विस, व्हाट इज़ दिस सर्विस इज़ ऑल अबाउट, एंड लाइक मटेरियल्स एंड ऑल दोज थिंग्स का एक्सपोजर नहीं है। लेकिन बस आप इस छोटा सा जगह के मत देखो, आप बहुत सारे प्रोफाइल्स उठा के देख लो। अभी इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रांची एरिया, अभी झारखंड एरिया, बाकी सारे स्टेट्स में भी आप देखोगे तो बहुत सारे रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत हम्बलिंग फैमिली से आते हैं। यू विल फाइंड देम, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी जर्नी अलग ही रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, लोग कर रहे हैं, बस आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको फुल डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। और आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, आपके पास एक भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मेरा ये एग्ज़ाम ख़राब चल गया, ये हो गया, ऐसा पेपर आ गया, मैंने ये कर दिया, मेरा फीवर था, बुखार था, ऐसे कुछ नहीं। लोगों ने अभी कोविड, हमारे जब 7 मई से हमारा 7 जनवरी से हमारा मेंस था, ठीक है, दिल्ली में 30,000 केसेस आ रहे थे, ठीक है। हम उस मोमेंट में एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं। बहुत लोगों ने कोविड के साथ निकाला है और अच्छा रैंक लेके आए हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको हमेशा से करने का जुनून होना चाहिए और आपके मन में एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। और सर सबसे बोरिंग पार्ट जो होता है, रिवीजन जो होता है, उसको कैसे हमेशा एक एंथुजियाज्म के साथ उसको करना, मतलब कैसे करते हैं वो, उसके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक रिवीजन बोरिंग नहीं है, वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आपको फिर से उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ाई करते हो, आपको बहुत ही हल्का हल्का बहुत कुछ समझ में आता है ना? मतलब कुछ नया मिलता नहीं। जब आप उसी चीज़ को आपको प्रीवियस चीज़ से रिलेट करते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने इसको कुछ अच्छे तरीका से मैंने इसे सीखा है, ठीक है। तो वो बोरिंग नहीं होता। आप ऐसे सोचा मत करो कि बोरिंग होता है। जैसे आप सोचोगे ना बोरिंग है, तो आपका माइंड जो है ना वैसे ही काम करता है आप जैसे सोचते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको दिमाग को डिफीट करना बहुत जरूरी है। आप अपने माइंड को ओवरकम नहीं कर पाओगे, अपने फियर को ओवरकम नहीं कर पाओगे, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। हमेशा से आपको फियर को डिफीट करना पड़ेगा। हर एक मोमेंट में आपके फियर को हमेशा से डिफीट करना पड़ेगा। और प्रिपरेशन जब कंप्लीट हो जाता है, मतलब कभी तो कंप्लीट होता नहीं है वैसे। प्रिपरेशन तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इतना मेहनत करने के बाद भी जब मॉक टेस्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत कम स्कोर कभी कभी आता है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करना और फिर इससे कैसे वो एनर्जी लाना अपने अंदर? इसका मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैं फर्स्ट टाइम अपियर कर रहा था, तो देन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक आंसर्स, ठीक है। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि 60 to 70 मार्क्स आते थे मेरे फर्स्ट मॉक में, ठीक है। बट मेरे को पता था कि हाँ, ये मेरा फर्स्ट है एंड आई डिजर्व दिस मच ऑफ मार्क्स, ठीक है। मुझे पता था मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, और इतने लॉजिकल वे में सॉल्व करना उतना अच्छा नहीं है। देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग देम। आप जितना सॉल्व करोगे, कभी 80 आने लगे, 90 आने लगे, फिर 100 प्लस आने लग गया, 110 प्लस आने लग गया, 140 आने लग गया, ठीक है। और फिर आपको जब इतने नंबर्स आने लगते, जब 110 120 आने लगता, तो आप कंसिस्टेंसी मतलब एक मेंटेन करो हमेशा से कि इससे नीचे मेरे को जाना ही नहीं है। मेरे को नेक्स्ट मॉक में 1 मार्क्स ज़्यादा लाना है, लेकिन लाना है, ठीक है। इससे 1 नंबर भी मेरे को कम नहीं जाना है। अगर आपका कम जा रहा है तो उसके रीज़न को फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है ना।
सब चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा डीपली इंट्रोस्पेक्ट करोगे, देन यू विल फाइंड आउट द रीजंस। लास्ट टाइम जैसे मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं था, मेरे को एग्जैक्टली पता था मेरे को क्यों ख़राब हुआ, और मेरे उसी का वजह से मेरा सिग्निफिकेंटली मार्क्स भी इंप्रूव हुए थे मेंस में। तो आपको रीज़न आप फाइंड करोगे ना, लाइक किसी के 60-70 आ रहे हैं तो फोर श्योर उसके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, इसलिए 200 में उसके 60-70 आ रहे हैं। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे, आपके कंसेप्ट अभी बहुत बेसिक है, जब बहुत अच्छे से क्लियर होने लगेगा तो आपके 80 आने लगेंगे, और भी अच्छे होने लगेंगे तो 90 आने लगेगा आपका, फिर एक बार बहुत ही अच्छा होने लगेगा तो 110 प्लस आने लगेगा। फिर एक टाइम और कि आपको कैसे भी पेपर है, कितना भी डाइसी रहे पेपर, आप कल भी मैं चला जाऊँगा ऐसे करके तो आपका निकल जाएगा, कितना भी डाइसी रहेगा। आपको इस चीज़ के लिए फाइट करना है कि पेपर कितना भी डाइसी रहे, कुछ भी रहे, कितना भी अनसर्टेनिटी रहे, मेरा तो होना है। सिंपल सी बात है, किसी का हो चाहे नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग, बट मेरा होगा, ठीक है। और ऐसा फील होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन टफ है ना तो मेरे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपने भी इतना मेहनत किया, आपके अंदर हमेशा से फील होना चाहिए मेरे लिए टफ है ना तो हर कोई के लिए टफ होना चाहिए। तो आपको वहाँ क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टेड ही रहेगा, आप उस क्वेश्चन को देखिए पैनिक नहीं रहोगे। आपको पता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिस क्वेश्चन को कर पाएंगे, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट करोगे। तो आप मॉक को इस टाइप से सर, जब आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था इस एग्ज़ाम में, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी, आपके दिमाग में कभी आया कि ग्रुप बी या ग्रुप सी के जो पोस्ट के लिए आते हैं एग्ज़ाम्स, उसका फॉर्म भर लेते हैं, निकाल लेते हैं, जॉब बैकअप रख लेते हैं, ऐसा कुछ? मेरे केस में तो नहीं था, बिकॉज आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन में फाइनल सेमेस्टर, और उसी साल भी मैंने इंटरव्यू दिया था, और मैं प्लेसमेंट भी नहीं बैठा था, ना मैंने CV बनाया था, ना मैंने आज तक CV बनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं था, देयर इज़ नो प्लान बी। आप कर, मेरे केस में नहीं था, प्लान ही था, देयर इज़ ओनली प्लान है, डू इट और ब्रेक इट, सिंपल। ऐसा करना सही रहेगा कि एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करके उसी को केवल एक साल में दिया जाए, ये ज़्यादा सही है? इसके लिए बहुत ही मतलब आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बहुत ही सब्जेक्टिव है ये, ठीक है। मेरे केस में ये वर्क करा, किसी और केस में वर्क नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेट सर्विस में हैं एंड दे आर मेकिंग इट टू द लिस्ट, वो अच्छे रैंक भी लेके आते हैं। बहुत प्राइवेट सेक्टर में है, बहुत प्राइवेट सेक्टर से जॉब छोड़ के आते हैं, बहुत कोई जॉब नहीं लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं। तो काफ़ी डाइवर्स है जो जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। हर कोई के पास अपना कुछ ना कुछ यूनिक स्टोरी है, हर के पास कुछ ना कुछ यूनिक स्टोरी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप ही बता सकते हो कि आपके केस में क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी सफलता पर, Thank you. और साथ ही आपके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि न्यू दिखता नहीं है, मकान दिखता है। तो जिस तरह से आपके परिवार ने त्याग और धैर्य रखा, जिसके कारण आज हमारे सिल्ली को इतना मजबूत मकान मिला है UPSC के तौर पर, तो उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। इसमें अभी मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। बेसिकली जैसे इन्होंने बोला कि मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने इस सर्विस को क्रैक किया है, एंड आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि आप बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, आई एम एबल टू मोटिवेट देम, एंड आई एम वेरी होपफुल, एंड आई एम वेरी आई फील वेरी गुड दैट कि अगर इस बार इस चीज़ को कोई तोड़े एंड समवन गेट वेरी गुड रैंक, लाइक रैंक 1 फ्रॉम माई कंस्टिट्यूएंसी ऑल्सो, एंड दैट विल बी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, like the way I am able to create awareness about this examination and a lot of aspirants who are coming forward. So this will be a very good moment for me. अगर इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर आए या फिर जितने भी सारे कैंडिडेट आते रहे, so that will be very good for me. सर, मेरा प्रश्न है कि जो फ्रेशर्स है जो इस बार UPSC देना चाह रहे हो, तो उनको PT और मेंस के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और उनको परीक्षा के संबंध में क्या क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे PT भी हो जाए और मेंस में भी रिजल्ट ना रुके? सो इसका आंसर मतलब कि काफ़ी इन डेप्थ हो सकता है, काफ़ी लॉन्ग हो सकता है, बट आई विल ट्राई टू समराइज इट। आप प्रीलिम्स के लिए ना 4-5 फेज़ है, जो मैंने 4-5 चीज़ है, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द फर्स्ट इज़ कि आपको सिलेबस का बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये डिमांड क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा ना तो आप कुछ भी पढ़ते रह जाओगे और खो जाओगे बिल्कुल ही। सेकेंड जो है ना, आपको कंसेप्ट्स आपको बहुत स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांगली। कोई भी कंसेप्ट है लाइक साइक्लोन या फिर ग्लोबल वार्मिंग, एनीथिंग, बहुत ही डीपली आपको उसका क्लियरिटी होना चाहिए। थर्ड होता है करंट अफेयर्स। इसके लिए आपको ना न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पड़ेगा, और आप एक मंथली मैगजीन उठा लो,
जिसको आप रेगुलरली रिवाइज कर लो। मार्केट में बहुत सारे ऐसी मैगजीन्स हैं, बहुत ही क्रेडिबल मैगजीन्स हैं, यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैम। इसके अलावा जो है नेक्स्ट फेज आता है, आप टेस्ट दे दो, देना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट। जैसे उन्होंने बोला कि मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट करो, आप मॉक टेस्ट दो, 2 घंटे में आप वॉच लगा लो, स्टॉप वॉच। आपको खरीदना भी नहीं, आपको मार्केट से आपको ज्वाइन भी नहीं करना, मार्केट से लेके आओ। आज तक से मैंने कभी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज खरीदा नहीं है, मैं मार्केट से लेके आता था, घर पे लगाया, फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाला, स्टॉप वॉच ऑन किया, 2 घंटा में ख़त्म, 2 घंटा से 1 मिनट आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो प्रेशर रहेगा, आपके अंदर स्ट्रेस सिचुएशन रहेगा, आप घर पे बैठ के ये आप टेस्ट दो। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कि टेस्ट का इवैल्यूएशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है। आप टेस्ट कितना भी दे दो, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अब जब इवैल्यूएट करते हो टेस्ट को, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप टेस्ट को और इवैल्यूएट करते रहो और उससे कोशिश करो कि आप नोट्स बनाते रहो। देन कम मेंस, तो मेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक इसमें टोटल 5 पेपर होते हैं। द फर्स्ट इज एसे, जिसमें आपको 250 नंबर का रहता है, सारे में 250 रहता है। फिर आपका जनरल स्टडीज़ 1 होता है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, इन सारी चीज़ को ब्रॉडली रहता है। फिर देन पेपर 2 रहता है पॉलिटी, विच कंप्राइजेस ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका सारा रहेगा। देन पेपर 3 रहता है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना रहता है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ लाइक नक्सलिज्म हो गया आपका, ठीक है, इंसर्जेंसीज हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस रिफॉर्म्स, ये सारा पढ़ना। देन डिजास्टर मैनेजमेंट करके है, डिजास्टर कैसे मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। देन दैट इज एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 3 थोड़ा डाइवर्स है, काफ़ी डाइवर्स है वो। देन पेपर 4 होता है जो एथिक्स होता है, बेसिक आपसे क्वेश्चंस की स्टडीज़ पूछते हैं कि यहाँ करप्शन हो रहा है, आप इसे कैसे कम करोगे, या फिर व्हाट इज एथिक्स, ऐसे बेसिक पूछते हैं। तो ये 4 पेपर होते हैं। तो हर एक पे क्या है ना, हर एक में एटलीस्ट 15-20 करके टॉपिक दिए हुए हैं, सिलेबस। आप उसके की टर्म्स को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग आप उसको पूरा इन डेप्थ स्टडीज़ करें, ठीक है। लाइक आप ग्लोबल वार्मिंग पे बात करते हैं, ठीक है, आप सिल्ली पे बात करते हैं, बेसिकली सिल्ली पे ही आपको पढ़ना है। तो आपको सिल्ली का एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये होगा। सेकंड, आपको इसका डेमोग्राफिकल डेटाज, लाइक सेंसस डेटाज क्या क्या है, सिल्ली में कितना लोग हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, कितने विलेज हैं, पंचायत, ये तो आपका हो गया। देन आपका इकोनॉमिकल डायमेंशन भी होता है, लाइक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। देन आपका जोग्राफिकल डायमेंशन है, आपको छोटा नागपुर एरिया में आता है, सुवर्णरेखा रिवर हो गया, ठीक है। देन आपका हो जाता है कि इसके सिल्लीज में क्या क्या अच्छा चीज़ है, स्ट्रेंथ। देन देयर व्हाट आर द चैलेंजेस, कि सिल्ली में कैसे क्या क्या चैलेंजेस है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, रोड, ठीक है, इन सारे चैलेंजेस को आप करोगे। देन फाइनली आप फाइनल लिखते हो सोल्यूशंस क्या क्या है इनका। जब इतने कंप्रीहेंसिवली कर लेते हो इन सारी चीज़ों को, तो आपका मेंस का एक टॉपिक का आपका कवर हो जाता है। तो आपको मेंस के लिए इस टाइप से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। सर, जैसे हिंदी मीडियम के लिए कौन सा मैगजीन करंट अफेयर्स के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है आपके हिसाब से? बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब वगैरह में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि हर कोई के लिए ना अपना एक कस्टमाइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे लिए जो वर्क करेगा ना मैगजीन, वो जरूरी नहीं है आपके लिए वर्क करेगा। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, हर कोई के लिए सेम कंटेंट, सेम बुक वर्क नहीं करता है। सब कोई का अपना अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग होता है, आपका तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप एक बार 2-3 मैगजीन, जो भी स्टैंडर्ड मैगजीन है जो आपको पता ही होगा, इन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए। उसको देख के, क्योंकि कंटेंट सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है सारे में, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 19-20 होता है, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे करके आप एक बार चूज कर लो एक। और सर, अदर सब्जेक्ट के लिए जो मटेरियल मिलता है ऑनलाइन, जैसे बाजीराव से या दृष्टि पब्लिकेशन से, तो हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छा मटेरियल क्या हो सकता है? इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम। Sir, my name is Tripti Singh. हेलो युक्ति। Hi, sir. So I want to ask that how I would prepare, how do I start preparing for this exam? You are in school or in college? College. Okay, And okay. I For am in which year? Part 2. अच्छा, सेकंड ईयर। Yes. ओके, फाइन। So मतलब कैसे, मतलब जैसे पहले NCERT पढ़े या फिर डायरेक्टली हम लोग लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक पढ़े? आपके लिए तो आई विल सजेस्ट कि आप कॉलेज पे बहुत फोकस करो अभी, ठीक है। कॉलेज पे आप थोड़ा फोकस करो, ट्राई टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स, ठीक है। और कॉलेज पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। दिस थिंग्स मैटर अ लॉट, बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। जब आपका इंटरव्यू होता है ना, दिस थिंग्स विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू, एंड दिस थिंग विल प्रोवाइड योर टॉप रैंक। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी होता है, कंपटीशंस होते हैं, उन पर पार्टिसिपेट करना, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर लेना, एक्सपोजर लेना, इन सारी चीज़ को लेना।
अब नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप राइट नाउ क्या करो ना कि आपके पास बहुत ही एम्पल टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके लिए। सो एट प्रेजेंट आप न्यूज़पेपर पढ़ने का आप हैबिट डाल लो। न्यूज़पेपर, हाँ, लाइक कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर लो। आप अगर आप ऑफलाइन, आई थिंक ऑफलाइन प्रॉब्लम होता होगा यहाँ, वन डे डिले के साथ आता है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन आपको इजीली, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है, आप मोबाइल में भी पढ़ लिया करो, बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है, आप लैपटॉप में पढ़ लो। मैं जब यहाँ रांची से आया था वापस, जब मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, आई केम बैक टू रांची, उस समय मुझे मिल नहीं रहा था न्यूज़पेपर, तो फिर मैंने, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ने का आदत था, हमेशा से कुछ ना कुछ लिखने का आदत रहता है, न्यूज़पेपर को गंदा करने का बहुत आदत रहता था, कि वहाँ पर कुछ समराइज़ कर लेने का। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे पेपर नहीं मिल रहा था, और एक दिन डिले करंट अफेयर्स मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया पीडीएफ फॉर्म में, और मेरे को आदत हो गया। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी मैं सेम कंटिन्यू करता हूँ, मैं कभी न्यूज़पेपर लेता ही नहीं हूँ, मैं 4-5 न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ लेता हूँ ऑनलाइन, एक बार आपको आदत लग जाएगा। और आज की डेट में तो बहुत सिंपल हो गया, लाइक कि आपके पास आईपैड वगैरह है, तो थिंग्स बिकम वेरी ईजी। आप जैसे कोई कोचिंग में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि दैट यू परचेज आईपैड ऑफ 30,000 रुपीज़, वो आपको जितना मतलब कि आपको प्रोवाइड करेगा ना, इट इज़ बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत आपका सेशंस बहुत प्रोडक्टिव होने वाले हैं। समवन इज इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज़ इन कोचिंग, आई विल सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप आईपैड पे करो, क्योंकि आप उस पर नोट्स ले सकते हो, ठीक है, आप नोट्स ले सकते हो, आप उस पर नोट्स बना सकते हो, वो जो हैंडीनेस रहता है ना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप न्यूज़पेपर पे ही नोट्स बना सकते हो, ठीक है, आपका टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जा सकता है, आप उसको कॉपी पेस्ट करके उठा सकते हो, धन कुछ भी आप कर रहे हो बहुत इजीली। सर आपका बुक का आपको कभी लिखना भी नहीं है, आप वो कॉपी पेस्ट आप सब करते जा रहे हो, और एक बहुत ही ईजी वे में कर रहे हो, तो इस कोचिंग पे 2.5 लाख 2 लाख करना इज़ नॉट वर्थ, बिल्कुल ही वर्थ नहीं होता है। आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पर इन्वेस्ट करोगे, आपका इसका जो रिटर्न आएगा, जो डिविडेंड आने वाला है, वो बहुत ही ह्यूज आता है, छोटी छोटी चीज़ों से आपको बहुत सारे ह्यूज डिविडेंड आने लगेगा। तो आप न्यूज़पेपर पे फोकस करो, और जो बेसिक टेक्स्ट बुक है, जैसे आपने बताया कि आप बीए कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप जो बेसिक बुक्स है 11-12 के एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इन सारे को ना पढ़ते रहो, 2-2, 3-3 बार ऐसे करके पढ़ते रहो। ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ लिया एकदम बिल्कुल घूमना है, घर पे बताना है कि मैंने कंप्लीट कर दिया ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को बार बार पढ़ते रहो, जब भी मन करा थोड़ा निकाल लिया करो, मोबाइल में पढ़ लिया करो, ठीक है। और इस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, लाइक कि मैं हमेशा से 8-10 घंटा पढ़ता था, एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट 12-14 चल जाता, लाइक 1 मंथ से पहले। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बैकग्राउंड, लाइक आप 8-10 आवर्स भी पढ़ रहे हो, बट हमें लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे, तो जो बाकी टाइम रहता है ना, आदमी नहाने टाइम भी, खाने टाइम भी, वो रिवाइज करते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, ठीक है। एक आप फुटबॉलर से जाके देखोगे तो आप देखो स्विमिंग पूल में भी फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, घर पे भी आगे किचन में भी फुटबॉल खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके स्किल्स को वो ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सोचते रह सकते हो कि मेरे यहाँ क्या गलती है, इस चीज़ को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप ऐसे करके हमेशा से कुछ ना कुछ करते जा सकते हो। तो आप बैकग्राउंड पे भी थोड़ा फोकस करो, बैकग्राउंड पे भी वर्क करो, और ऐसे करके क्या हो जाएगा कि आपका कंप्लीटली इंप्रूव हो जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि अभी आप 2 चीज़ पे फोकस करो, फर्स्ट आपका कॉलेज का जो एकेडमिक्स हो गया, एंड द सेकंड आपका बेसिक थिंग्स लाइक कि बुक्स एंड न्यूज़पेपर। हाँ, तो लाइक कि आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो, आप एक इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो, नॉट जस्ट ए पर्टिकुलर वेबसाइट, आप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत सारे आज की डेट में न्यूज़पेपर में आपको सारा मिल जाता है, इधर इट इज टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट इन हिंदू, और फिर एक्सप्लेन पार्ट, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस न्यूज़पेपर ओनली। तो आप एक जगह पे स्टिक करो, अगर आपको न्यूज़पेपर में समझ नहीं आ रहा है, उस पर्टिकुलर वर्ड को आप नेट पे सर्च कर लो, तो आप ऐसे कर सकते हो आराम से। हिंदू आप जैसे बोले वो करंट अफेयर्स में, तो उसमें तो बहुत सारा मटेरियल होता है ना, उसमें कौन सा चीज़ हम लोग को एलिमिनेट करना है, इसको हम लोग को लिखना है, वही हमको समझ में नहीं। इसके लिए आपको सिलेबस उठाना पड़ेगा। आप जब तक सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप जैसे कि आप पॉलिटिकल न्यूज़ आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आप न्यूज़ ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते हो, सिलेबस में है नहीं, ठीक है। जितना भी मसाला वाला न्यूज़ होता है, सिटी वाला न्यूज़ हो गया, आप एलिमिनेट कर सकते हो, स्पोर्ट्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको हॉबी है तो आप पढ़ सकते हो ऐसे। तो आपको एक बार सिलेबस आप उठा लोगे ना, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ भी न्यूज़ आ रहा है तो आप उसको ट्रैक करना पड़ेगा आपको, व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया विद यूक्रेन, आपको हर एक चीज़ को उसको ट्रैक करना पड़ेगा, उसको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। तो वो आपके सिलेबस में है, इंटरनेशनल रिलेशन आपके सिलेबस में है, तो सारी चीज़ को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिलेबस को पिन पॉइंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स का आप सिलेबस को जितना ज़्यादा बार बार पढ़ोगे, आप टेबल के आगे लगा दिया करो, मोबाइल पे देख लिया करो, बहुत सारे ऐप्स आते हैं आपके लिए, ऐप्स पे आप देख लिया करो। सो इन दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट टू एलिमिनेट एंड व्हाट नॉट टू। जैसे एडिटोरियल्स भी होते हैं बहुत सारे,
बहुत सारे पॉलिटिकल एडिटोरियल्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप उन सारी चीज़ को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हो, उनका कोई काम नहीं है आपका एग्जाम से रिलेटेड। और वो जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे सिलेबस में रहता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर तो बहुत है। हाँ, तो राइट फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री, एवरीथिंग पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑल्सो, so everything you have to read, but for that you have to follow a particular text book. यहाँ पर आपको पता एक टेक्स्ट बुक का काम आता है, that what I was saying earlier, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बुक का काम आता है, आप उसी को फॉलो करो। लाइक एंशिएंट के लिए कि एनसीईआरटी जो बुक आती है उसी को 4-5 बार फॉलो कर लो, पढ़ लो। मेडावल के लिए आप 4-5 बार उसी को पढ़ लो, ठीक है। मॉडर्न के लिए 4-5 बार पढ़ लो, क्योंकि आना है वहीं से आएगा। उससे बाहर से आएगा ना तो मैक्सिमम लोगों 99.99 आप टेंस टू इन्फिनिटी चले जाओ, लोगों को नहीं आने वाला है, ठीक है। और जिसे भी आएगा उसे गलती से आएगा, कभी उसने पढ़ लिया होगा, कहीं इनकाउंटर कर लिया होगा। How was your interview? This time it was not that good. Last time it was good, but this time it was. I was expecting more marks in interview, but unfortunately I was not. Because of this also, my rank was not that good. So, have you come across that? What is the kind of mindset people? There's a panel of rather judges, will say, for the appearing candidates. They are basically a panel of judges. So, what do they focus on? See, they are not going to test your knowledge part. They will throw a lot of situation. Basically, it is a conversation. The way we are talking, I was talking with like the way I was talking with her. If I were to build up that kind of interest among those esteemed panel, then definitely I'm going to get a good marks. Like they will check honesty, balance of judgment, mental alertness. That someone is saying that you are listening to those queries or not. If you're not listening, then this is not a good trait for an administrator. Any particular interest or question which you came across in your interview part? Yeah, there was a very good question. Like they asked me that कि झारखंड में बैकवर्डनेस कम हुआ है कि नहीं, that झारखंड में बैकवर्डनेस has reduced or not. I said sir, yes sir, it has reduced to an extent. It has reduced because nowadays we see that earlier people were working in hotels, restaurants, they were working in petrol pumps, but now they are opening their own hotels on petrol pumps. So there is a lot of progress that is happening. But in spite of that, there are a lot of challenges. Like malnutrition is a huge problem in our state. More than 50% of the kids are suffering from stunting and wasting. Height कम होना, उसका वजन कम होना, ठीक है, या फिर जो भी मदर होगी उसका एनीमिया काफ़ी रहता है। सो दिस काइंड ऑफ, या फिर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, 8-9 घंटा कट जाना है ऐसे कि रोड विलेजेस में, स्पेशली जो इंटरलैंड विलेज है, जो पहाड़ के सामने गाँव है, उसको कनेक्टिविटी का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ पूछना था कि जब भी आप इंटरव्यू फेस करते हो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वॉट एवर वी कम्युनिकेट इट इज़ बाइलिंगुअल, वी यूज़ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बट व्हेन यू फेस अ पैनल ऑफ जजेस, तो इज़ इट नेसेसरी दैट वी फॉलो ओनली वन पर्टिकुलर लैंग्वेज? कभी कोई कंफर्टेबल होता है कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ले लिए, कभी कोई कंफर्टेबल होता है हिंदी का कुछ कह दिया, और जो यहाँ लोकल लेवल से कोई परफॉर्म करता है उनको होता है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस कर जाती है। सो एनी सजेशन आप जो देना चाहेंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज लेकर के वो चलें, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंस होता है। No, communication is a very important part. Like in my case, I am very fluent in English, so I didn't face this kind of problem. It was very smooth. But अगर आप बीच में फंबल कर रहे हो, ठीक है, आपको you are not able to recall any words, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वर्ड्स से आपका कन्वर्सेशन होता है सारा, आप जो वर्ड्स वहाँ यूज़ कर रहे हो ना उनको पिक करते हैं वो, और अगले मेंबर उससे रिलेटेड बात करते हैं, तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कि सर आई एम नॉट एबल टू फाइंड वेरी पेक्यूलियर वर्ड, सो कैन आई स्पीक इन हिंदी? बोलिए यस यस यू कैन स्पीक इन हिंदी, डायरेक्टली बोल रहे हैं। सो या फिर कैन आई सर से दिस थिंग इन हिंदी आप, या फिर सर कैन आई से दिस थिंग इन रीजनल लैंग्वेज, तो उनके पास रीजनल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है। So you don't need to worry about interview. That is a very cool and calm process. सबसे easy process होता है वो। हाँ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस सच एन esteemed पैनल, तो आपके अंदर नर्वसनेस रहता है, तो वो अपने आपकी नर्वसनेस को ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, तो आपको वैसा नहीं फील होगा कभी भी कि लाइक कि आपको ऐसा क्वेश्चन आंसर चल रहा है, या फिर आपको कोई ग्रिल कर रहा है और कोई आपको डरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो जो आपको कंफर्ट एरिया है, दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। चलिए आप मेरे तरफ से कुछ प्रश्न। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो जी, और शिक्षक ग्राम विकास। हम जानना चाहेंगे साक्षात्कार के कुछ अंश आपके मेंस का साक्षात्कार इंटरव्यू का। अच्छा इंटरव्यू थोड़ा मेरे हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, शुद्ध हिंदी हाँ शुद्ध हिंदी में प्रॉब्लम है। तो
तो इंटरव्यू से रिलेटेड मेरा तो कुछ मैंने जो कॉलेज में वगैरह, क्योंकि ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था, तो मेरा रेगुलरली इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ पूछा गया, हमेशा से कुछ ना कुछ था। वैसे कॉलेज में मैंने कुछ इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया था, तो चेयरमैन सर ने पूछा था कि इवेंट का क्या है, इसमें क्या होता है, और उसमें उन्होंने पूछा था कि तुमने इसे सीखा क्या। और उसके बाद बहुत सारे जैसे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, फुटबॉल से रिलेटेड, मेरा EC है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने, तो उन्होंने पूछा वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द टेक्निकलिटीज़ ऑफ व्हाट इज़ 4G एंड द डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ वाई 5G सक्सेसर ऑफ 4G। तो मेरे को अच्छा से मैंने इसके एप्लीकेशंस क्या हैं ऐसे करके उन्होंने बहुत बात किया। फिर बोलते आज की डेट में हम देख रहे हैं कि AC वगैरह को भी हम मोबाइल फ़ोन से चला लेते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ रहता है कि नहीं? हाँ मैम, इशू तो रहता है। फिर लाइक साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी बात हुआ था कि आप अगर पर्टिकुलर एरिया में रहते हो तो हाँ आप साइबर सिक्योरिटी को कैसे, सेक्रेटरी हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आप साइबर सिक्योरिटी को कैसे टैकल करोगे। लास्ट इंटरव्यू मेरे को याद है कि आप रांची से बिलोंग करते हो, तो कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का आप नाम बताओ ऐसे, तो मैंने बताया था दीपिका कुमारी, धोनी, दैन हॉकी प्लेयर जो थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा, तो कैसे करके हाँ 4-5 तो बोलते क्यों स्पोर्ट्स वगैरह क्यों इतना डेवलप है। ठीक है, हम जनरली देखते हैं कि वहाँ स्टेडियम्स बहुत अच्छा है, तो नियर बाई एरिया में स्पोर्ट्स वगैरह क्यों डेवलप नहीं है ऐसे करके, तो ऐसे बात काफ़ी हुआ था। चलिए, यानी माहौल है बहुत प्लीजेंट, बहुत ही पॉजिटिव रहता है और बहुत ही प्लीजेंट माहौल रहता है। आप कितना भी ख़राब करोगे आपको ऐसा फील नहीं होगा, आप निकलने के बाद एक बार रियलाइज़ होगा कि हाँ आई कुड हैव डन बेटर। बट वो सिचुएशन ऐसा रहता है कि आपके कंट्रोल में सब चीज़ नहीं रहती, आप सब चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप एरर मिनिमाइज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपका रैंडमनेस रहता है वहाँ, वो आपको रैंडमनेस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली हमारा जो फॉर्म होता है ना, डैप बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, हम उसे भरते हैं। जो भी एक सिंपल है, आपके जो रेज्यूमे है, जॉब रेज्यूमे आप डालने जाते हो तो उससे जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो सिमिलरली हमारा भी उसी से क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से फोकस होता है, या फिर करंट अफेयर्स। अच्छा, यहाँ के क्षेत्रीय भाषा से जुड़े हुए हैं कि बिल्कुल हट गए? हाँ, मैं एकदम भाला से कुरमा ले जाना। एक सबसे महत्वपूर्ण बात झारखंड के लिए खास करके, हाँ, इसमें बहस भी होनी चाहिए, डिबेट भी होनी चाहिए, सबको पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ये जो राजनीतिक मुद्दा है, यानी कि राजनीतिक और अभ्यर्थी खास करके JPSC का, इस संबंध में आपका क्या विचार है? मेरे विचार से तो आत्महत्या कर रहा राजनीतिक लोग अभ्यर्थी। पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, बढ़िया। फिर भी क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम आई थिंक रेगुलरली होना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर एस्पिरेंट्स। मैंने इसीलिए पूछा था, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो अगर एग्ज़ाम जाते हैं एग्जैक्टली आप उसको आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स 4-5 साल में एक बार होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट एनालिसिस किसी ने अगर सुना होगा, आपने एक टर्म सुना है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो अपने आप को एक बार एसेस करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट क्या है। हमें इंटरव्यू में डायरेक्टली ये पूछते हैं, ठीक है ना, इस इंटरव्यू का शॉर्ट एनालिसिस करो, जैसे कि आपको डायरेक्टली ऐसी सिचुएशन में आपको डाल देगा, इस चेयर का शॉर्ट एनालिसिस करो, ठीक है, जस्ट तो आपको प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं देखने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप देख लो, फिर ऐसा एक दूसरी बात है, पढ़ाई के साथ साथ लिखाई के बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, लिखना प्रैक्टिस करते लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेंस देने से पहले एटलीस्ट 2400 से 2500 पेज ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट पायलट पेन से मैं लिखता हूँ, एटलीस्ट 50 तो ख़त्म ही हो जाता है। तो लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने पेन पड़े होंगे मेरे पास। वो यही सब चीज़ें हैं। हाँ, लिखना आपको, और लिखना भी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको अट्रैक्टिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो दैट यू हैव टू राइट, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको अच्छा से लिखना है, सजा के लिखना है, आपको प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है, आपको डेटा यूज़ करना है, आपको एग्जांपल्स यूज़ करना है, आपको हाईलाइट करना है, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, वही 150 वर्ड्स में ही। 10 मार्क्स की क्वेश्चन होता है 150 वर्ड्स, और 50 मार्क्स की क्वेश्चन होता है 250 वर्ड्स। और वर्ड लिमिट आप रीच करोगे तो आपको पेनाल्टी मार्क्स हो जाएगा। एक बार मेरी फ्रेंड का इस बार 35 पेनाल्टी मार्क्स हुआ, ठीक है। इमेजिन 35 में आपको बहुत आगे रैंक जाता है, एक नंबर में 10 रैंक डिफर करते हैं, एक नंबर में 10 रैंक डिफर करते हैं। राइटिंग स्किल कैसे डेवलप, लिखने कैसे डेवलप, बस लिखते रहो, जितना लिखते रहो, जितना लिखोगे उतना अच्छा है। न्यूज़पेपर वगैरह का रोल रहता है। और आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा, सिंपल सी बात है। आप स्कूल कॉलेज जाते हो, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है,
आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। आप लिखते हो सिंपल जाता है, आपके पास पता है तभी आप लिखोगे, नहीं पता रहेगा तो आप नहीं लिखोगे। बेसिक है तो आप पढ़ाई करोगे लिखोगे, पढ़ाई करोगे लिखोगे। अब जैसे लिखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे कौन सी चीज़ों को नहीं लिखना है, कौन सारी चीज़ों को लिखना है, कैसे करके लिखना है, ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। आपकी एक सब्जेक्ट रही PA, हाँ, सेकंड सब्जेक्ट क्या थी? नहीं मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 500 नंबर का। अब 2 ऑप्शनल वाला सिस्टम हट चुका है। हाँ 6-7 साल है वो, 8-10 साल हो चुका है आई गेस। अब एक ही ऑप्शनल